चलेगा। सभी प्रेस के बंधु, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो हमारे पोर्टल है, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही न्यूनतम समय में मुझे लगता है कि मेरे राजनीतिक जीवन में इससे कम समय के नोटिस से कोई प्रेस नहीं हुई है। अभी मुश्किल से 20 मिनट पहले ही, क्या आधा घंटा पहले प्रेस की सूचना गई और आप सब लोग यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित हुए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। आज का जो विषय है, विषय थोड़ा सा देखने में बड़ा छोटा विषय भी लग रहा है कुछ लोगों को, कि जब प्रेस की बात आई तो मेरे कुछ शुभचिंतकों ने कहा कि बड़ा छोटा सा विषय है, उसमें वैसा कोई कंटेंट्स ही नहीं है, उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, हमने प्रेस सुनी है, उस प्रेस में तो कोई तथ्य ही नज़र नहीं आ रहा और आपको लेकर तो कोई विषय ही नहीं नज़र आ रहा। भाई, जिस एक 5,000 की चेक की बात की गई उसमें कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको लेकर तो कोई विषय नहीं है और आपको लेकर सीधे कोई आरोप भी नहीं है, कोई कंटेंट्स ही नहीं है उसमें, तो आपको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी कुछ लोगों ने कहा। लेकिन मुझे लगा विषय देखने में बहुत छोटा जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि निकृष्ट, जिसे कहते हैं घटिया स्तर की, वो एक मानसिकता नजर आती है कि वो जो घटिया स्तर की मानसिकता है और एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है छोटी सी चीज के पीछे दिखाने के, मुझे लगा उसका तुरंत ही बताना चाहिए, क्योंकि ऐसी परंपराएं पहले भी आई हैं और आगे भी ऐसे चलते रहने की संभावना है। तो मीडिया के माध्यम से, चाहे मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता है या बाकी सब लोग, उन्हें आगाह करने के लिए, इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं आया था। आज जो एक यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कोई बहुत बड़ा कोई कंटेंट्स के साथ की हो, बहुत बड़े मुद्दों के साथ की, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन छोटी भी चीज़ के पीछे में कितना बड़ा षड्यंत्र है, उसको आगाह कराने के लिए मैंने सोचा कि मैं स्वयं भी यहाँ रूबरू होता हूँ। तो मेरे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, मेरे दोनों यहाँ मंडल अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, पार्टी के जिले के महामंत्री भी हैं, पूर्व मेयर भी हैं और बड़े हमारे पार्षद, ने चर्चा की और अंत में हमने तय किया कि एक प्रेस इस पर करनी चाहिए। मैं सीधा उस मुद्दे पर आता हूँ जिस मुद्दे को लेकर आज प्रेस की गई। वो मुद्दा ये है कि एक 5,000 रुपये का चेक है जिसे लेके कोई दो लोग बात कर रहे हैं और उस बात करने को लेके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। जब मैंने उसे बड़े ध्यान से देखने की कोशिश की तो मुझे कई सारी चीज़ें बड़ी आश्चर्यजनक लगी, जिससे मुझे स्पष्ट हुआ कि ये किस तरीके का षड्यंत्र है। हम सब जानते हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष से जो राशि आती है, वो राशि मुख्यमंत्री जी के यहाँ सैंक्शन होने के बाद चेक के द्वारा सरकारी सिस्टम से वितरित की जाती है और सरकारी सिस्टम से वितरित करके सरकारी अधिकारी बाकायदा जो लेने आया उसका वेरिफिकेशन करके, आधार कार्ड से उसका वेरिफिकेशन होता है कि कौन आदमी इस चेक को लेने आया, क्या वही आदमी है जिसके नाम का चेक है। उस वेरिफिकेशन के बाद वह चेक दिया जाता है पूरी प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि सरकारी विभाग जिसके हाथ से चेक निकला वह उसकी लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल एलिगेशन होता है। तो सामान्यतः हमने आज तक इसमें कोई लापरवाही कभी नहीं देखी। इसके दो तरीके होते हैं चेक बांटने के। एक तरीका ये होता है कि चेक तहसील से भी सीधे दे दिए जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष के आते हैं और सीधे चेक तहसील से बांट दिए जाते हैं। एक दूसरा है कि जनप्रतिनिधि होने के कारण से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, चूंकि सरकार के हम प्रतिनिधि हैं, हम भी इस चेक को बांटते हैं, तो हमारे यहाँ भी चेक बढ़ते हैं। पहली बात तो मैं सुन रहा था कि ये जो है नियमानुसार ये चेक जो है तहसील से बंटने चाहिए और ये चेक जो है किसी नेता के यहाँ से बंट रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि झूठ बोलने की कितनी बड़ी इंतहा होती है। 10 साल वो रहा है जनप्रतिनिधि यहाँ पर और कम से कम 50 बार अपने घर से चेक उस व्यक्ति ने बांटे होंगे। किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। जनप्रतिनिधि होने के बाद एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चेक कभी जनप्रतिनिधि नहीं बांटता, यानी चेक जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में बढ़ते हैं। चेक वहां पर सरकारी अधिकारी आकर ही बांटते हैं। सरकारी अधिकारी अपने रजिस्ट्रार, अपने चेक सब लेकर आते हैं, लेने के बाद वहां पर वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में सरकार के प्रतिनिधि रूप में सरकार का प्रतिनिधि चेक बांटता। और खाली चेक ही नहीं बांटता, सरकार की जितनी योजना है
वहाँ का विधायक उन सबको बांटता। आजकल हम श्रम विभाग के टूल किट बांट रहे हैं, जितनी भी राशन किट आती राशन किट बांटते हैं, लेकिन वो कहते नहीं यहाँ से बटना चाहिए। इससे पता लगता है झूठ की मानसिकता, और ऐसा झूठ जो बिल्कुल खुली किताब की तरह होता है। जनप्रतिनिधि हमेशा चेक बांटते हैं, लेकिन वहाँ पर भी तहसील के सरकारी अधिकारी आके चेक स्वयं अपनी उपस्थिति में वेरीफाई करके बांटते हैं। अब इस वाली घटना में बड़ा शानदार तरीके से मैं देख रहा था, एक वो व्यक्ति जिसका नाम भगवान दास लिया गया, वो व्यक्ति बगल में बैठा, एक सूटेड बूटेड आदमी, शानदार शर्ट उसने पहनी हुई है, एक ट्राउजर पहना हुआ, शानदार बेल्ट लगी हुई है, और बाद में जो ऑडियो सुनाने लगा तो मैं उसके हाथ के मोबाइल का साइज देख रहा था, मौका तो नहीं, तो मुझे लगा कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का मोबाइल तो उसके हाथ में होगा जिससे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रहा था। और वो व्यक्ति अप्लाई करता है, और अप्लाई करने के बाद यही पूर्व जनप्रतिनिधि कहते हैं कि उसका लाखों रुपए का बिल था और उसको 5,000 रुपये आए। इससे क्या पता लगता है कि यानी जो चेक अंत में जो दिलवा रहा था उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। बस चेक अगर इसमें कोई कमीशन का या किसी का कोई विषय होता जिसके नियंत्रण में होता, क्या 5,000 थे? इसी बार अभी जो 4 दिन पहले यहाँ से चेक बटे उसमें 50,000 और लाख रुपए के चेक हैं। तो अगर इसमें कोई कमीशन खोरी या किसी के कंट्रोल की कोई चीज़ होती तो स्वाभाविक रूप से प्रयास करके उस राशि को 50,000 लाख रुपए तक ले जाने की कोशिश करते। दूसरी एक कल्पना करने की बात है, 5,000 रुपए के चेक के लिए 3,000 रुपए मांग रहा, वो 2,000 देने को तैयार है। कल्पना कर सकते हैं ऐसा हो सकता है सरकारी चेक के लिए, वो ठेके के पैसे नहीं। तीसरी चीज कि जब भी चेक आता है, यहाँ पर आप सब लोग मीडिया के लोग कई बार आए हैं, आप लोगों ने लाइव भी चला, उसमें फटे हाल धोती वाली अगर महिला भी होती है, गांव की झोपड़ी में रहने वाली, जिस गरीब महिला के इलाज के लिए या बेटी की शादी के लिए हम लोग एक निवेदन करके चेक मंगाते हैं जो 5,000 से लाखों तक के होते हैं, उसे भी पता होता है ये चेक 2 जगह मिलेंगे, या तो तहसील में या विधायक के यहाँ। और वो तहसील में या विधायक के सीधी बात करते हैं, हमारे यहाँ से फ़ोन जाता है, तहसील से फ़ोन जाता है, वहाँ चेक बटने चेक आके ले लेता है। मुझे आश्चर्य है कि एक व्यक्ति सूटेड बूटेड बैठा 30,000 का मोबाइल लेके, और उसकी जैसे मैंने उसका परिचय कराया पूर्व वाले में, बाकायदा प्रणाम किया उसने, उसे इतनी अकल है, मीडिया को नमस्ते कर रहा हाथ जोड़ के। इतने आईक्यू के व्यक्ति को ये पता नहीं था कि मेरा 5,000 का चेक आया, और मुझे अगर चेक नहीं मिल रहा तो मैं तहसील से ले लूँ या विधायक जी की बात कर लूँ। ये विधायक का नंबर है जो सैकड़ों फ़ोन रोज आते हैं। अगर उसे कहीं पर भी विषय आया, वो आपस में बात करके रिकॉर्ड कर रहे हैं कि तू 3,000 ले ले, मैं 2,000 दे दूंगा, लेकिन वो विधायक से बात नहीं कर रहे कि मेरा चेक आया हुआ, मुझे चेक दिलवा दो। आखिरकार इसी केस में ये विषय क्यों आया? अभी तक जो हजारों चेक बटे उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं निकला जो व्यक्ति ये कह सके कि इसके, क्योंकि ये बड़ा प्रमाणिक चीज है कि मुख्यमंत्री राहत के उसकी जो चेक है उसके लिए या तो तहसील से मिल जाएगा या विधायक के यहाँ संपर्क करेंगे तो विधायक जी पूछ के बता देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से फाइलें जाती हैं, जो लोग हमारे यहाँ से फाइलें देते हैं वो हमारे यहाँ पूछ लेते हैं। तो उस व्यक्ति को जब ये जानकारी आई कि मेरा चेक आया है, और किसी व्यक्ति ने जिसके कंट्रोल में चेक कभी भी नहीं आया, एक और कितना बड़ा झूठ था, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे तो आश्चर्य हुआ, झूठ का पिटारा। वो कहते हैं कि जावेद नाम का व्यक्ति आता है और वो नेताजी के यहां से चेक लेकर जाता है, लेकिन झूठ तो झूठ है। चेक कहां से मिला है? चेक तहसील से मिला है, विधायक जी का चेक नहीं है। विधायक जी का जिस दिन चेक बटने थे यहां से जानकारी दी जाती है, और वो भगवान दास यहाँ चेक लेने के लिए नहीं आता। यहाँ 150 लोग, 100 लोग, लगभग 50 लोग यहाँ से चेक लेके जाते हैं। वो यहाँ कौन चेक लेने नहीं आया? जब उसे सूचना मिली यहाँ से चेक बट रहे थे, जब वो जानता है कि यहाँ से हर महीने चेक बटते हैं, तो वो मेरे कार्यालय में आके सीधा क्यों नहीं संपर्क करता? जब उसे पता है कि विधायक फोन पर उपलब्ध है, विधायक से क्यों नहीं कहता कि मुझसे कोई पैसे मांग रहा? और वो सीधा जाके उस विधायक से जिनके माध्यम से पैसे आ रहे हैं, वो जाके पूर्व वाले विधायक जी के यहाँ बैठ जाता, और 5,000 रुपये 3,000 रुपये मांगने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। कल्पना करें कितना बड़ा षड्यंत्र है। पहली बात, क्या उस सूटे बूटे आदमी को 5,000 रुपये की जरूरत थी? क्या वो इतना अनपढ़ नजर आ रहा है? कुछ ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मुझसे कोई दलाली मांग रहा हूं तो मैं 2,000 रुपये के हाँ करूं कि ना करूं? अगर कोई भी ईमानदार आदमी होगा
वो सीधा उसे लड़ जाता, सीधा तहसीलदार से बात करता, विधायक से बात करता कि मेरे 5,000 के चेक के लिए पैसे मांगे जा रहे, कहाँ चेक है। और ये खाली उसकी बात नहीं, वो तो साफ नजर आ रहा, सूटेड बूटेड, मुझे लग रहा अच्छे खासी आदमी है। वो 5,000 के चेक के लिए 2,000 3,000 रुपये रिश्वत देने को तैयार हो रहा, और कहीं कोई संपर्क नहीं कर रहा। आपस में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके एक बाकायदा एक कॉकस बनता, उस कॉकस में ये नेताजी आते हैं और कुछ और लोग भी आते हैं। वो कॉकस बना के मीडिया में चलाते हैं, मीडिया में चलाने के बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे स्पष्ट पता लगता है कि ये एक षड्यंत्र के तहत छवि खराब करने के लिए यहाँ के विधायक की, जो ईमानदारी से जनता के लिए हजारों हजार के जो मुख्यमंत्री विवेकानंद कोष से चेक बांट रहा है, उसके जो मुख्यमंत्री विधायक कोष से जो चेक आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याणकारी जो व्यवस्था कर रखी है उसको बदनाम करने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र किया जाता है। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में मुझे पूरा भरोसा ये और इनके साथ के लोग उस भगवान दास के साथ ट्रैप होंगे, क्योंकि कोई कारण तो समझ में आ बे आखिरकार चेक कहां से मिलना है, चेक कहां से आ रहा है, कहां से बढ़ रहा है, किसी नहीं पता। और फिर आखिर में जाके चेक कहां से मिला उन्हें, तहसील से मिला। तहसील से चेक कभी निकला ही नहीं आज तक। तो जो चेक निकला ही नहीं, उस चेक पे उसकी वो कमीशन मांगी जा रही, ये भी आश्चर्य। उस चेक की कमीशन मांगी जा रही है जो चेक कभी तहसील से निकला ही नहीं है, और उसमें वो कह रहे हैं जावेद नाम का व्यक्ति नेताजी के ऑफिस से चेक लेके जा रहा। आखिरकार झूठ का कोई पांव है क्या? तो ये निश्चित रूप से जो उनकी अपनी राजनीति समाप्त हो गई, और जब कोई विषय नहीं मिले तो अब ये षड्यंत्र कुछ कॉकस बना के, और उस कॉकस में कई तरीके के लोग मुझे नजर आ रहे हैं। एक वो नजर आ रहा, आपने अब जब पूछा था तो मैं लाइव देख रहा था, प्रश्नोत्तरी में जिस तरीके से वो भगवान दास जवाब दे रहा, वो इसका इतना ना समझ नजर आ रहा कि जो एक जावेद नाम के किसी आदमी से, जो ना तो नेता है ना जनप्रतिनिधि है, ना सरकारी कहीं उसका विभाग में आना जाना है, वो उससे बात करके नेगोशिएट किया जा रहा। उसे इतनी अकल नहीं आ रही थी। जब आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तो उसकी शक्ल देख के आओ, मैं तो भी देख रहा था उसका फोटो उस व्यक्ति का। ये देखिए, ये व्यक्ति बैठा है सूटेड बूटेड लगभग, और हाथ में इतना बड़ा फोन लेके, जिसे ये भी पता रिकॉर्डिंग कैसे होनी है, वो रिकॉर्डिंग भी कर ले रहा। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि अगर चेक के पैसे मांगे जा रहे तो बिना पैसे के चेक कहां से मिल जाते हैं, वहां मैं पूछ लूं। और दूसरी चीज, जब उसके लाखों रुपए खर्च हुए थे, अगर कोई दलाली होती तो चेक को 50,000, लाख, 2 लाख का चेक लेते। 5,000 रुपए का चेक आ रहा है, क्योंकि चेक पे उनका कंट्रोल ही नहीं षड्यंत्र करने वालों का। वो तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार पे जो भी गरीब आता है, इलाज के बिल लाता है, वो यहाँ से भेज देते हैं, एक व्यवस्था में चेक मिल जाते हैं। बहुत ही गरीब होता है तो उसकी अलग से फाइल लेके जाते हैं, नहीं तो सामान्यतः उसे कुछ ना कुछ राहत मिल जाए। भाई जब उसके इलाज है तो एक कुछ समस्या हो सकती है, राशन की समस्या भी हो सकती है, तो उसके राशन या उसकी शादी के पूरे खर्चे या पूरे इलाज के खर्चे सरकार नहीं दे सकती। लेकिन कुछ ना, वो 5,000 भी होते हैं, 20,000 भी होते हैं, 50,000 भी होते हैं, लाख भी होते हैं। ऑडियो में 5,000 के बाद 20,000 के चेक का भी जिक्र है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जिक्र कहाँ से, फाइल कहाँ 20,000 की? कोई 20,000 की फाइल है क्या? इसी से पता चल रहा है कि पूरी तरीके से एक षड्यंत्र के तहत एक करैक्टर पैदा किया गया। करैक्टर पैदा करके उससे एप्लीकेशन डलवाई गई। उन्हें पता एप्लीकेशन जाएगी, कुछ ना कुछ आएगा, वो चेक आता है। चेक आने के बाद वो पूरी तरीके से, उस चेक आने के बाद वो पूरी तरीके से वो चेक लेने में कोशिश नहीं करता। ना वो तहसील गया, ना विधायक के यहाँ आया, और वो आपस में बात करके ऑडियो भी आखिरकार उसे कष्ट हुआ तो विधायक के पास नहीं आ सकता था क्या? आज की तारीख में हर आदमी जानता है, 99.99% आदमी पहली उसकी होती है कि जनप्रतिनिधि के पास जाके समस्या का समाधान कर लो। इसमें तो है ही जनप्रतिनिधि का काम। वो जाला है पूर्व वालों के साथ, और वहां बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहा है बगल में, बिल्कुल चौड़ा होकर, शूटेड बूटेड होकर। इससे स्पष्ट नजर आ रहा कि ये एक जो टेंडेंसी है झूठ को पैदा करने की, ये नंगा नाच करे, और ये बहुत भारी पड़ने वाली है। नहीं,
इस तरीके की टेंडेंसी, क्योंकि इसमें कई कंटेंट्स में हमारा तो कोई मसला ही नजर नहीं आ रहा, सब जान रहे हैं, उनके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है। भाई ना तो चेक यहाँ आया, चेक तहसील से मिला है, 5,000 का आया है, उनके खर्चे हुए हैं, बिल लगे हैं, ये तो स्पष्ट वो खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब 5,000 की फाइल तो गई है और 5,000 की आई है, उस चेक लेने की जगह आदमी इन सब में लगा है। तो इससे नजर आ रहा आखिरकार अभी तक इतने हजारों लोगों ने यहाँ चेक ले लिए होंगे, एक भी केस क्यों नहीं आया। ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष के मानने से माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनता की जन कल्याण के लिए गरीबों की राहत दे रहे, उसके लिए उसे बदनाम करने के लिए यहाँ का जनप्रतिनिधि तो इतनी ईमानदारी से काम कर रहा कि जिसके ऊपर इतनी सी उंगली उठाने को मौका नहीं मिल रहा, उसके बारे में कहीं ना कहीं अभी तक जितने एलिगेशन है, इतनी सी चीज मिली कभी क्या? एक हवा बना दी जाती है और इतना सा भी एक चीज निकालने की स्थिति नहीं आई। और अभी तो मैं इन्हें एक और बताने वाला हूँ, मैं थोड़ी और वर्किंग के बाद बताने वाला था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से इन आरोप प्रत्यारोपों में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना धीरे धीरे निकल के आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही भगवानपुर कोलड़िया में लगभग 45 परिवार, जिसमें कुछ दलित भी हैं, हाई कोर्ट के आदेश पर वहां पर उस अतिक्रमण को वहां से हटाया गया और सबने मीडिया के माध्यम से, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से, मेरे से भी इस विषय को समझा कि ये केस पिछले 5 साल से चल रहा था, जब ये वाले पूर्व वाले यहाँ पर जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, वहां से चल रहा था। एक लगती है PIL किसी बिल्डर के शह पर करोड़ों रुपए की कमाई के लिए, उन गरीबों को हटाने के लिए इनके कार्यकाल में, और लगभग इनके कार्यकाल तक आते आते वो सेटल हो जाती है और उनके विरुद्ध आदेश आ जाता। ये एक दिन भी उसमें नहीं गए कभी। 1.5 साल पहले जब मैं विधायक बनने के 6 महीने बाद जब उनके विरुद्ध कार्रवाई का नंबर आता, जब वो मेरे पास आते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया में यहाँ अधिकतर चैनल वहाँ होके आए, उन्होंने बताया पिछले 1.5 साल के अंदर शिव अरोड़ा विधायक थे जिन्होंने हमें बार बार बचाया। ऑन रिकॉर्ड मीडिया में कहते हूँ कि विधायक जी हमें बचाते चले आ रहे थे। ये एक एक महिला वहाँ की कह रही है। कम से कम 5 बार हमारे ऊपर, जिसे कहते हैं मुनादी हो गई, PWD के नोटिस आ गए, मुनादी कर दी कि कल JCB आएगी, और हर बार ये विधायक उन्हें जाके बचा लेता है कि शायद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से या डबल बेंच से रिलीफ मिल जाए। ये कहाँ थे 1.5 साल? ये क्यों नहीं आए उसमें? जब ये जनप्रतिनिधि तब भी नहीं आए। इस 1.5 साल में उनके ऊपर बात, विपक्ष का व्यक्ति तो सबसे पहले पहुंचेगा, विपक्ष का व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही थी, हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही थी, उस दिन यहां का जनप्रतिनिधि तो वहां पहुंच जाता है हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी, और उनके हक के लिए लड़ता है, JCB के सामने खड़ा हो जाता है, JCB भगा देता है। पुलिस के लोग अगर कहीं वहां उनके ऊपर कोई जो है कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वालों से बढ़ जाता, अन्याय नहीं होने देता, सरकार की जो मंशा उसके अनुरूप काम करवाता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने दायित्व है। ये कहाँ थे? ये तो जनप्रतिनिधि पूर्व, ये तो विपक्ष के लोग हैं, इन्हें तो सबसे पहले कूद के आना चाहिए था। 2 दिन प्रकरण चलता रहा, 3 दिन, जब तक वो टूट नहीं गए, ये मौके पे नहीं गए। ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगता अभी मौके पे क्यों नहीं गए? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जब मैंने खोजबीन की तो उस खोजबीन बिल्कुल किनारे पे हूं मैं। एक बिल्डर इनका मित्र है, 50 लाख रुपए नकद दिया उसने इसे। इस कारण से 6 साल से उन 45 परिवारों को उजाड़ने में लगा हुआ था। उसके बाद तुम 5 बार पहुंच जाते हो, 4 बार पहुंच जाते हो, कभी DM के पास, कभी उनके वहां पर, और वहां मीडिया में नजर आते हो। जिस दिन तक टूट रही थी मैं गया, मेरे जाने के बाद भी 48 घंटे निकले। 3 दिन तक इन पूर्व वाले विपक्ष का जिसे कूद के आना चाहिए था, वो व्यक्ति एक बयान तक नहीं देता, निकल के नहीं आता मौके पर। और मौके में ना निकल के आने के बाद जब टूट जाते हैं, जो वो डील का काम पूरा हो जाता है, अभी उनमें से एक व्यक्ति, मुझे पूरी उम्मीद है कुछ ही दिनों के अंदर
सारी घटनाओं को लेकर मीडिया के सामने आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और वो दिन बहुत खतरनाक होने वाला है इनके लिए। प्रमाण के इंतजार है। 50 लाख रुपए की डील इस व्यक्ति ने की उन गरीबों को उजाड़ने के लिए। 6 साल तक उन पर कार्रवाई चल रही है, तुम कोई मदद नहीं करते उनकी एक दिन भी। और वो रो रो के कह रहे हैं कि ये वाला जनप्रतिनिधि हमारी मदद कर रहा है, ये विधायक हमारे साथ खड़ा हो रहा है। तुम तो विपक्ष को, तुम्हें तो कूद के जाना चाहिए था, हर मुद्दे में जाना चाहिए था। मैं तो शायद कोर्ट के मुद्दे में ना जा पाता, तुम्हें तो आना चाहिए था, तुम नहीं आ रहे। जब सारी कार्रवाई हो जाती है तो वे खाली एक आध पोर्टल पे खड़े होके और बयान दे देते हैं, आने की हिम्मत नहीं करते। ये जो पैसा कमाने की ललक के कारण से इन्होंने गरीबों को उजाड़ा है, इन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। और ऐसा एक काम नहीं है, अपने कार्यकाल में इस तरीके की इतनी चीजें की। अभी कुछ दिन पहले ही एक और यहां पर विषय आया था जिसमें इन्होंने कई तरीके के आरोप लगाने की कोशिश की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस दिन वो व्यक्ति जिसे आगे बढ़ाकर इन्होंने आरोप लगाए थे यहां के विधायक जनप्रतिनिधि मेरे ऊपर कि कमीशन मांगी जा रही है, और वो व्यक्ति मीडिया में आकर लाइव आकर अपना बयान देता है कि इस पूर्व जनप्रतिनिधि ने वहां की स्क्रैप की डील के लिए मेरे पास आया। ये बयान है ओनली और उस आदमी का। इसने कहा कि उसकी स्क्रैप की डील में करना है और मुझे पार्टनर बनाओ, और जब स्क्रैप की डील नहीं हुई तो इसने मुझे भड़काया कि ये आरोप लगाओ। वो आरोप साझेदारी के थे। उसने बयान दिया कि मुझसे कहा गया कि हमारी साझेदारी, हम साझेदारी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसने कहा कि ये आरोप लगाओ, और इनके बहकावे में आकर मैंने आरोप लगाए। ये जब उस व्यक्ति ने लाइव आके मीडिया में कहा, उस दिन के बाद एक भी जो कूद कूद के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस मुद्दे को 3 महीने हो गए, 4 महीने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। इतना बड़ा आरोप लगा था इन पर, होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो चिट्ठा खोल के दिखा देता ना, उसके बाद कुछ ना कुछ तो था कि तुम कूद कूद के सारे जो है, पहले जो अपने आप को सिंडिकेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे उसे अगुआ बना के, और अगुआ बनाने के बाद नहीं हुआ तो तुमने राजनीतिक षड्यंत्र के लिए सारे काम किए। कोई हिम्मत नहीं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, जब इतना बड़ा आरोप इन पे लगा। कब के कहाँ छुप गए थे। ये एक ये तरीका है यहाँ की इनकी राजनीति करने का। ये राजनीति करने का तरीका इस तरीके का तरीका है कि एक झूठा आडंबर षड्यंत्र। क्योंकि और भी इसमें जो सबसे बड़ी बात है, वे आखिरकार मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, राजनीति का कोई स्तर है कि नहीं। मैंने आरंभ में भी कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम करता हूँ तो मैंने बीच में की थी, केंद्रीय विद्यालय की थी, राजकीय इंटर कॉलेज की थी। बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमारे जो राज्य योजना से जो 5-7 बड़ी सड़कें आई हमारी, उनको लेके मैंने की कि हमने काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण सेंक्शन करा दिया है, हमने जो है आवास विकास की सड़क जो है सेंक्शन करा दी है, हमने बिगवाड़ा से लेके दक्ष तक की सड़क सेंक्शन करा दी, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। इनको लेके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामान्यता होती है, इन सब के ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामान्यता मैं करता है, क्योंकि मेरे पास तो करने के लिए बहुत काम है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के सुख दुख में खड़ा होना है मुझे, जनता के प्रस्ताव कराने हैं, जनता के प्रशासन से काम कराने हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने हैं, उन्हें सेंक्शन करा के लेके आना है। लेकिन इनके पास कोई काम नहीं है, जनता ने निठल्ला कर दिया है, बिल्कुल एक भी व्यक्ति इनके साथ खड़ा नजर नहीं आता। इसका अर्थ है कि राजनीति का सारी मर्यादाएं समाप्त कर देंगे। ये यहाँ पर रुद्रपुर की राजनीति में इतने घटिया स्तर पर उतरा है कि हमारी सगी बहनों के रिश्तेदारों को, सगी बहनों को, हमारे उन सब रिश्तों को उसमें घुसेड़ना शुरू कर देंगे। तुम्हें कल्पना नहीं, तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी जीजा होंगे, तुम्हारे भी दामाद होंगे, तुम्हारे परिवार के लोग होंगे। राजनीति का कोई स्तर रखेंगे नहीं रखेंगे, या पारिवारिक इस ढंग से घुस के इस ढंग से बात है कि मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि रुद्रपुर की जनता ये जानती है कि यहाँ के विधायक के पास जो भी गया
उसको बड़े आराम से विधायक ने सुन के उस समस्या का समाधान किया है और विधायक बड़ी ईमानदारी के साथ पिछले 2.5 साल में काम कर रहा है। इसलिए इनके कहने से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इनकी निकृष्टता, घटियापन, बे आखिरकार तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं तो तुम परिवार में घुस जाओगे, और उस परिवार में जो कोई राजनीतिक पदाधिकारी नहीं है, उस परिवार में जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं, उस परिवार में तुम घुस जाओगे हर बार। ये निश्चित रूप से बताता है कि इनका कोई स्तर नहीं है, बिल्कुल घटिया। और दूसरी बात, परिवार की बात करते हैं, वे आखिरकार कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन बैठा? 4 लोग। एक कौन है? वो भगवान दास सूटेड बूटेड, जो 5,000 रुपये में 3,000 की रिश्वत देने को तैयार बैठा, और जहाँ से मिल रही उसे समझ में वो 30-40 हज़ार का मोबाइल लेके आगे दिखा रहा हो, और उसे इतनी समझ नहीं है कि मुझे बात किससे करनी। सोशल मीडिया रोज देख रहा वो, और उसे रिकॉर्ड करना आता। तो गरीब किसी बिल्कुल निर्धन गांव की कोई महिला होती, कोई धोती फटा हुआ कोई आदमी होता जिसे पता ना होता, जिसे कोई भी दलाल कोई मैनिपुलेट कर सकता होता। हम समझते हैं इस बेचारे को पता नहीं, जिसके पास इतना बड़ा मोबाइल है, शर्ट, ट्राउजर, पैंट, शर्ट जो है, बेल्ट शर्ट लगा के, और मीडिया से परिचय कराते ही सबको प्रणाम कर रहा नेता की तरह, और उसको इतनी अकल नहीं। वो बैठा था जो इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र का सबसे बड़ा प्यादा था। दूसरा कौन बैठा था? इनके सगे भाई बैठे थे। कोई इनके पास और है नहीं क्या? जब राजनीति बीजेपी करनी तब भी वही था, जब पैदल हो गए तब भी वही था। तुम तो परिवार से बाहर कभी निकले ही नहीं आज तक। मीडिया में बैठ के यही कहे तो मैं बनूंगा, मेरा भाई बनेगा, मैं बनूंगा, परिवार के बाहर नहीं निकलते तुम, और दूसरों की मान मर्यादा में घुसने की कोशिश करते हो। तीसरा कौन बैठा था? एक वहाँ सरदार जी बैठे हुए। वो कौन है? पूछते ना आप उनसे, अगली बार पूछेगा, वो हर बार नजर आता है, उसका परिचय पूछेगा। इन्होंने भी आज बात की थी टुक टुक के अड्डों की। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई तथ्य तर्क नहीं होता, लेकिन आगे से चूंकि कहते हैं नंग बड़े भगवान से, तो नंग है तो नंग है, नंग का क्या करेगा आदमी, तो उस नंग की तरह बात करनी है, तो आगे से कौन जवाब देगा? मैं भी आज बोल रहा हूँ, रोज तो आऊँगा नहीं, इसलिए कहोगे मैं, और मैं उसकी चिंता भी नहीं करता कि मुझे परवाह भी नहीं, तो मेरा काम बोलता है, मेरी ईमानदारी बोलती है, मेरी जनता के प्रति समर्पण बोलता है, मेरी मेहनत बोलती है। आखिरकार कौन है वो? सुखवंत सिंह विर्क। वो सुखवंत सिंह विर्क वो है जो 10 साल तक इनके कार्यकाल में यहां टुक टुक का अड्डा चलाता था, और वही 20 रुपए की पर्ची काटता था। वो उनके बगल में बैठा, शर्म नहीं आ रही? और तब तुम टुक टुक का मुद्दा उठा रहे हो। भाई इतना ही शर्म कर ली होती कि 10 साल तुमने उससे, अगर ये लूट है तो तुमने तो उससे लुटेरे को साथ बिठा रखा। कौन नहीं जानता इस शहर का आदमी सुखवंत सिंह विर्क कौन है? ये जितने अड्डे हैं उनके चलते थे। अब चूंकि तुम्हारी वो लाइन खत्म हो गई, वहां की अपनी एसोसिएशन आ गई, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे एलिगेशन लगने शुरू हो गए। इससे एक एक चीज पता लगती है कि बैठने वालों में 4 लोग बैठे, 5वां आदमी नहीं मिल रहा है। कौन शहर का कोई मस्जिद आदमी, किसी पार्टी का आदमी, किसी संगठन का आदमी के साथ जाके क्यों नहीं बैठता? तो इसलिए नहीं बैठता, मुझे पता है कि कोई सीमा नहीं है, निकृष्ट जितने लोग होंगे वो इनके साथ बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने, अब मैं तो स्पष्ट उस पर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इनका परिवार का व्यक्ति वो नहीं था जो एक महिला के साथ सेक्सटॉर्शन कर रहा था। लाखों रुपए, 10 लाख रुपए जिसने मांगे थे भी कुछ महीने पहले, इनके परिवार का जुड़ा व्यक्ति नहीं है। कौन जानता सेक्सटॉर्शन का इस पर मुकदमा हुआ? कौन जानता? ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो, ऑडियो वीडियो है सर, लाइव लोकेशन है, पुलिस ने सारे रिकॉर्ड देके मुकदमा किया उस पर। जमानत सेक्सटॉर्शन पे नहीं मिली थी उसे, क्योंकि सेक्सटॉर्शन आज की देश में जमानती है, बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए जमानत मिली थी। लेकिन आप कल्पना करें कि सेक्सटॉर्शन के जो केस हैं, यानी किसी महिला को निकृष्टता के साथ, अश्लीलता के साथ आप जोड़ते हुए अपने साथ किसी शहर के व्यापारियों को बुला के, और उसी केस में उसी व्यक्ति का, जो उनके परिवार का व्यक्ति था, 10 लोग और निकल गए, आप कप्तान साहब बता देंगे,
वो कहते हैं वो लिख के देने की बात आई तो उनका हमारी इज्जत भी घर में तो पता लग जाएगा। और आदमी इसलिए तो बचता। 10 लोग गए, ये दोनों लोग थे, इनके परिवार का वो व्यक्ति और वो महिला जिस पर आरोप लगे थे। तुमने गैंग चला रखे, सेक्सुअल जुए के अड्डे चला रखे। आखिरकार आज मैं पहली बार देखा ये एसएसपी साहब के खिलाफ बोले, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले। क्या बोले भाई? एसएसपी के तो कुछ दिन पहले तक तो गुणगान करते थे, वो एसएसपी से भला आदमी कोई नहीं था। मैं आपको बताता हूँ क्यों बोले। उसका भी कारण मैं हूँ, कारण इसलिए नहीं हूँ, और वो सेक्स जो उसका कारण ये है कि इनका एक जो सगा भाई है जिसका नाम है मक्खी, वो जो जुए के अड्डे चला रहा था, और जब उसने दोबारा चलाने की, मैंने बंद करा दिए थे, इन्होंने कोशिश की कि एसएसपी साहब की पैम्परिंग करके, बातचीत करके, उनसे निकटता करके दोबारा से शुरू कर लें। और कुछ दिन जैसे चले, जैसे एसएसपी को पता लगा, एसएसपी ने तुरंत हलचल शुरू की और वो बंद हो गए, तो वो एसएसपी इनके लिए बुरे हो गए। 1 महीने तक, जो 2 महीने पहले, वो एसएसपी बहुत अच्छा था। 3 जगह हैं, जगह भी है मेरे पास, लेकिन जिस दिन निपटेंगे उस दिन मीडिया में आप लोगों को भी पता लगना सबसे पहले। जिस दिन जुए के अड्डे इनके निपटेंगे, क्योंकि जुए के अड्डे नहीं चलने को मिले, इसलिए वो एसएसपी बुरा हो जाता है। वो मुख्यमंत्री जो सबसे अच्छा था, आज तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही, तुम्हारी चूंकि सारी जो है जो शराब के ठेकों से उगाही नहीं हो रही, तो मुख्यमंत्री को तुम सलाह देने लगे हो कि तुम मंगलौर हार गए हो, तुम केदारनाथ भी हार जाओगे, मोदी जी भी सब हार गए हैं, सारे धार्मिक स्थल हार गए हैं। ये तुम समझाओगे जिनका कोई धर्म ईमान नहीं है। जब टिकट कटी तो तुम गद्दार हो गए। भारतीय जनता पार्टी जिसे मां का, उसकी पीठ में तुमने चोरा गोपा। खुलेआम गद्दारी की तुमने। जिस मोदी को भगवान का, उसको धोखा दिया। और तो और तुम अपने आप को बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कहते रहे, अब तो अल्लाह अकबर के अलावा कुछ बोल नहीं रहे हो तुम बताओगे धार्मिक स्थल में क्या होना? तुम्हें अल्लाह अकबर के अलावा कोई नजर आ रहा हो? अभी जितने मुद्दे जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं? कौन कौन पार्षदों के साथ बाबू होता है, कभी प्रवेश होता है, कभी साला जो है कोई नसरीन कुरैशी होता है, ये सारे लोग होते हैं। ये देखो, अल्लाह अकबर के अलावा कुछ कर रहे हो तो बताओ। मैंने तो कहा था मजाक, मैंने कहा एक दिन सुबह सुबह आवाज़ आएगी लोगों को लाउड स्पीकर में, सुबह सुबह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लोग कहेंगे आवाज़ पहचानी सी लग रही है, फिर कहेंगे ये तो अजान पढ़ रहा है। फिर टोपी लगा के फोटो आएगी इनकी। तुम हमें समझाओगे कि हिंदुओं का कैसे मान सम्मान करना। ये देखो सारे कैसे घूम रहे। आजकल कुछ नहीं अल्लाह अकबर के अलावा। तुम्हारा दीन नहीं, तुम्हारा ईमान नहीं, तुम किसी के सगे नहीं। महिलाओं का अपमान तुम करो, महिलाओं के लिए गंदी बातें तुम बोलो, अश्लीलता तुम करो, और तुम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को समझाने चले हो कि राजनीति क्या होती है। तुम्हें तो मुंह दिखाने लायक नहीं हो तुम इस शहर में, कि जो अश्लीलता तुमने बोली है, जिस तरीके के कर्म है तुम्हारे, उसमें कहीं किसी तरीके का कोई तुम्हारा जो किसी तरीके की कोई चीज़ हो तो कोई बता दो। कोई है ही नहीं तुम्हारे पास किसी तरीके का। और सबसे बड़ी बात क्या, आखिरकार 10 साल का कभी गिनाई नहीं इन्होंने चीज कि 10 साल मैंने किया क्या था। 10 साल की कोई उपलब्धि है इनकी, एक भी उपलब्धि कि मैंने 10 साल में इस विधानसभा के अंदर ये काम किया। ना काम करने वालों क्या कहते हैं? निकम्मा। हाँ, नकारा निकम्मा। इस उत्तराखंड का सबसे नकारा विधायक होने के बाद तुम किस मुंह से जनता के पास जाते हो? 2.5 साल के अंदर तुम्हारे पास बोलने के लिए इसलिए 5-5 हज़ार रुपए के जो षड्यंत्र लेके बगानदार से लोग बैठ के करा रहे हो तुम। वो तो जब कार्रवाई होगी खुल जाएगी सारी, और फिर भागेंगे, फिर प्रेस नहीं करेंगे, जैसे उस वाले में नहीं की थी इन्होंने। मुझे आश्चर्य हुआ, एक मैं तो सोच रहा था अगले दिन प्रेस करेंगे,
भाई बहुत बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने कहा, साहब कहा कि पूर्व जनप्रतिनिधि ने मुझे ये सारा उकसा के उसका किराया धरा, ऑन रिकॉर्ड बोला। ये चुप है के बैठ के, तो कोई है ही नहीं। भाई आखिरकार 10 साल ये इसलिए सारी चीजें षड्यंत्र करते हैं क्योंकि 10 साल के निकम्मेपन नकारापन का कारण से वो कुछ कहने के लिए वो देख रहे 2.5 साल के अंदर 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड ये विधायक लेके आ गया है, मुख्यमंत्री जी और मोदी जी और अजय भट्ट जी के आशीर्वाद से। दिखा देना कभी ना रिंग रोड की एक चिट्ठी लिखी हो, 1100 करोड़ प्रस्ताव और रुद्रपुर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, नया रुद्रपुर बनने वाला है उसमें। वो देख रहे हैं कि 10 साल में जो तुम नहीं कर पाए, नजूल का मालिकाना किस विधायक ने दिलवा दिया, और मालिकाना हक गरीबों को मिलता चला जा रहा है। गरीब बिल्कुल मान रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार और शिवर और विधायक में ही हमारा काम हो रहा है। तुम्हारे पास क्या उपलब्धि है? तुम्हारे पास क्यों नहीं उपलब्धि आती? भाई आखिरकार ये विधायक अपने 2.5 साल के अंदर, अभी 4-5-3-4 महीने तो आचार संहिता में निकल गए, 1 महीना पहले आचार संहिता खत्म हुई है जून में। अगर हम 2 साल की बात करें तो 2 साल के अंदर वो केंद्रीय विद्यालय सैंक्शन करा लेता है, केंद्रीय विद्यालय का काम शुरू होने की तरफ बढ़ जाता है। वो राजकीय इंटर कॉलेज सैंक्शन करा लेता है, राजकीय इंटर कॉलेज की जमीन ट्रांसफर होने पे आ जाती है। वो पार्क सैंक्शन करा लेता है, उसकी डीपीआर बन जाती है। मेडिकल कॉलेज की वो घोषणा कर देता है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम मेडिकल कॉलेज की कक्षा, ये क्यों नहीं हिम्मत करके कर पाए जब इनकी 5 साल सरकार रही थी? विधायक तो थे ये, विधायक इतने सीने के मतलब ये ठोक कर क्यों कह पाता कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम मेडिकल कॉलेज की कक्षा, MBBS की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं? इनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? कोरस्पॉन्डेंस एक तो दिखा दें कि मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री के बाद कोई प्रयास कर पाए। ये क्यों नहीं बता पाते कि काशीपुर बाईपास जो जाम का कारण बना हुआ था, तो सैंक्शन हुए को कौन सा माल मिला था? 2 बार चिट्ठियां लिखी इन्होंने। इस रुद्रपुर के लिए इसके चौड़ीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। रिटर्न में है, रिकॉर्ड में मेरे पास चिट्ठी इनकी लिखी हुई। किस किस वहाँ से व्यापारी, किस किस जो है जो वहाँ जो भूमाफिया थे, तुमने पैसे लेके हुआ प्रोजेक्ट और 3 साल पीछे कर दिया। आखिर कोई देखो, कोई जनप्रतिनिधि शहर का इतना बड़ा जाम खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाए और वो 2 बार चिट्ठियां लिखने के बिना, स्वार्थ के बिना, पैसे के, क्या कैसे कर देगा? वो आज तक जस्टिफाई करे ना, या तो ये जस्टिफाई करे कि शहर के हित में नहीं था, या ये बताएं पैसे किससे लिए थे, किन लोगों की जमीन बिल्डिंग बचाने के लिए। और ये विधायक पहले दिन से ठोक के क्यों कहता कि काशीपुर बाईपास को चौड़ा करेंगे और कनॉट प्लेस से भी ज़्यादा चौड़ा करेंगे? क्योंकि पता किसी भी भू माफिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस विधायक के पास जाके इस रुद्रपुर के विकास से इन्हें रोक ले। पहले दिन ठोक के कहता कि यहाँ का और सैंक्शन करा लाया हूँ, काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण दोबारा सैंक्शन करा दिया। लेकिन जो काम 3 साल पहले हो सकता था, अगस्त की चिट्ठी है, जुलाई और अगस्त 2021 की इनकी, तो आखिरकार उपलब्धि क्या है तुम्हारी? भाई आखिरकार ये जितनी भी चीज़ें हैं उपलब्धियां हैं, और साथ साथ 2 साल के अंदर 45 करोड़ से अधिक की राज्य योजना, जिला योजना और विधायक निधि के काम अगर ये विधायक करा देता है, और ये लिस्टें हैं यहाँ पर प्रमाण के साथ, सैंक्शन करा लाता है, तुमको नहीं करा पाता। आखिरकार बिगवाड़ा और दक्ष वाली सड़क तुम क्यों नहीं राज्य योजना पे ले जा पाए? और ये विधायक कह रहा है कि 8 जुलाई को विभागीय समिति में सैंक्शन करा चुका, और आज तक वहां जाके मैंने घोषणा नहीं की। मुझे पता है रुद्रपुर की क्या जरूरत है। मैं आखिरकार ये विधायक क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि दक्ष और बिगवाड़ा की सड़क में सैंक्शन करा लाया हूँ? ये क्यों विधायक इतने विश्वास से कहता है कि अटरिया रोड, जिसपे इतने धरने प्रदर्शन होते रहे, ढाल तक गड्ढे ही गड्ढे हैं, और वो सैंक्शन करा दिए 8 जुलाई को, क्यों नहीं करा पाते थे? वो विधायक क्यों कह लेता है इतनी जोर से कि ये जो ट्रांजिट कैंप का रास्ता है जिसपे लाखों लोग निकलते हैं, हजारों लोग रोज निकलते हैं, ये झील से लेकर और चमुंडा मंदिर तक 60 फुट चौड़ी, तुमसे 10 साल के अंदर एक सड़क बनी थी 1 किलोमीटर की, और वो भी 30 फुट चौड़ी ट्रांजिट कैंप के अंदर। बाकी फिर नगर निगम ने बनाई 60 फुट चौड़ी, तुमसे वो भी 60 फुट ना बन पाई अपनी सरकार में रहते हुए। और ये विधायक 2 साल के अंदर 60 फुट सड़क चौड़ी करा लाता, वहाँ से सैंक्शन करा लाता, और जो तुमने 30 फुट की छोड़ी थी उसकी भी टाइलें सैंक्शन कराने का प्रस्ताव दे दिया कि उसे भी 60 फुट करानी है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आखिरकार 19 किलोमीटर की सड़कों के काम कैसे शुरू करा दिए इस विधायक ने? आवास विकास के अंदर
ये जो बृहस्पति मंदिर से जो पिछले 12-16 साल से सड़क टूटी हुई थी, वो कैसे काम शुरू हो गया? क्योंकि काम पर ध्यान देना होता है, काम पे लगना पड़ता है। जब आप खाली, इसीलिए लोग कहते हैं नकारा निकम्मापन। एक उपलब्धि तो बताएं, अभी तो मुझे तो 2 साल हुए हैं और इसमें एक प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है जिसके मैं कागज ना दिखा सकूं सैंक्शन के। एक प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं। आखिर का गांधी पार्क 10 साल में कोई याद नहीं आया था इन्हें, और ये विधायक कौन उसकी डीपीआर बनवाने के लिए स्थिति में आ गया कि शहर के अंदर एक पार्क बनेगा। इस शहर के अंदर पहली बार ऐसा क्यों हो रहा कि अगर किसी का अतिक्रमण टूटा तो उसका पुनर्वास हो रहा। इनके टाइम पे कहाँ हुआ पुनर्वास? इन्हें तो याद है, 2 घटना याद है। ये कहते हैं कि मैं होता तो ऐसा होता। जब हाई कोर्ट के आदेश से बाजार टूट रहा था, इनकी हिम्मत हुई थी जेसीबी के सामने खड़े होने की? किसे एक कहने को बचा पाए थे? इनके सामने विधायक रहते हुए ये जो किच्छा बाईपास रोड है उस पर वहाँ जेसीबी चल रही थी, लाइव था सब कुछ, और ये वहाँ खड़े थे मौके पर। वहाँ का नगर आयुक्त, एसडीएम सामने जेसीबी चला रहे थे और ये रोक नहीं पाए थे किसी को। तब जिलाध्यक्ष मैं था, मैंने आके वहाँ रोका था, जेसीबी को भगाया था। ऑनलाइन थी, लाइव चल रहा था, ये खड़े थे बगल में, ये आधे पौने घंटे से खड़े थे, टूटते जा रहे थे खोके। ये अपने आप को चौधरी बनते, मेरी लाश पे बनेगा। लाइव देख रही है दुनिया कि कौन रोकता है, ये झूठ नहीं चलता। और जब मेरे से किसी अधिकारी ने कहा कि मुझे आदेश दिखा दो, तो मैंने कहा था कि मैं जो कह रहा हूँ यही आदेश है, एक भी नहीं टूटेगा यहाँ से। और वो इस घटना को 2021 के बाद अब 3 साल हो गए। 3 साल से उन लोगों की रोजी रोटी अभी तक चल रही है। ठीक है, नजूल पर है, कभी भी कुछ भी हो सकता, लेकिन 3 साल तो और चली उनकी रोजी रोटी। तुम कहाँ थे? तुम कहीं नहीं आए। जिस दिन ये लोहिया मार्केट टूट रही थी, मैं तो गैरसैंण में था। ये कहते हैं गैरसैंण में प्रश्न को नहीं लगा। अरे 10 साल विधायक रहो, कुछ तो तकनीकी जानो, प्रश्न ऐसे नहीं लगते। प्रश्न के लिए 4 दिन 5 दिन पहले देना पड़ता है, तब 358 में आता है, नियम 58 में आता है। और प्रश्न लगाने से रुक जानी थी क्या? और तुम तो यहाँ थे, तुम एक दिन पहले उन सबको भड़का के जाते हो, मेरी लाश पे जाएगा। ये सबका ऑनलाइन डायलॉग है कि मेरी लाश पे ये जो है अतिक्रमण हटेगा। थे नहीं आप लोग भी थे वहीं पर, जहाँ पूरा ऐसे हाथ हिला हिला के नौटंकी पूरी चल रही है। और अगले दिन क्या है, दोनों भाई एक जगह नाश्ता कर रहे हैं, पुलिस को वहाँ बुला रहे हैं, परोठे खा रहे हैं, आराम से फिर निकल के आ रहे हैं। अमरूद यहाँ दबाए उन्होंने, आइए भाई सब चलते हैं, ले चलो, कहाँ ले चल रहा? अरे भाई कब किताबें को बताओ क्या आता है, चला नौटंकी चल रही है, चलो तुम कूद के आते, मरते लड़ते, रुकता नहीं रुकता, तुम इतनी हिम्मत तो करते भाई। घटना देखी नहीं सबने लाइव? क्या देखी थी ना भाई? आखिर उस घटना में क्या कमी थी? अच्छा बताओ, उस घटना में था कि नहीं था कि इनके भाई साहब के, तुम वहां करने क्या गया था सुबह में? तेरे को पुलिस उठाती, घर से उठाती, तो अपने भाई क्या क्या कर रहा? पार्टी चल रही क्या? फिर दोनों जने भाई एक जगह इकट्ठे हो रहे हो, पुलिस को बता के वहां जाना, फिर वहां अपना कलफ वलफ लगा के आराम से मीडिया बुला के, मीडिया भी आ जा रही भाई। ये देखो, ये अमरूद वाली फोटो, देखो नहीं, ये देखो जूम करके, ये अखबार में अमरूद दबा के दोनों एक दिन पहले दहाड़ रहा था मेरी लाश पे होगा। और कैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, देखो देखो कैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं दोनों भाई एक साथ बैठ के, कोई भूल उज्जत नहीं है। अरे तुम तो 6 फुटे हो, दहाड़ते हो, रामला पे रावण का रोल करते हो, कुछ तो हिलते फुलते भाई। तुम्हारे इस विधायक ने पिछले दिनों जब नहीं मानी गई तो लड़ा नहीं लड़ा, जेसीबी के सामने खड़ा हुआ नहीं हुआ। हमारी भी सीमा है, प्रयास किए नहीं किए, तुमसे क्यों नहीं हुई? ना आपकी चारित्रिक कोई चीज, आर्थिक, आखिरकार हमारे रिश्तेदारों पे आपने आरोप लगा दिए, जिन रिश्तेदारों को लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। राजनीति में मर्यादा रखी जाती है और आपने कोई मर्यादा नहीं रखी। आपका तो खानदान किन धंधों पे पल रहा है कौन नहीं जानता, आज तक नहीं बता पाए। 4 बार मेरी इतनी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि धंधा तो बता दो, कारोबार क्या है, कारोबार क्या है, किससे रोजी रोटी चलती है, जो करोड़ों करोड़ों के मकान ले रखे हैं। मैंने तो जब अलायंस में मकान लिया था 16 लाख में लिया था 2006 में,
अलायंस में मकान 16 लाख में लिया था, जिसका 12 लाख का मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा गल्ला मंडी का लोन था। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था और उसे 8 साल में मैंने रीपे किया था। 16 लाख का उस समय वो 300 गज का मकान, 280 गज का मकान मिलता था, तो मैंने अलायंस में लिया था। 2009 में मैं चला गया था, 2008-9 में। तुमने कहाँ से 2.5 करोड़ रुपए का मकान लिया अभी 1.5 साल पहले, 2 साल पहले? कहाँ से आ रहा था? और उसी अलायंस में 3 मकान तुम्हारे और हैं, कहाँ से आ गए? कौन सा धंधा है पता तो लगे। ये दुनिया क्या, जो रुद्रपुर की जनता है, बाकी क्या वो है। तुम जिस पे भी होता शुरू हो जाते हो। आज मुख्यमंत्री जी को, मोदी जी को सीख दे रहा हूं कि वहां हार गए, राजस्थान में हार गए, तुम फलानी जगह हार गए, तुम डिमकानी जगह हार गए। अरे तुम तो यहां हारे हो खुद। तुम तो भोकाल बजा रहे, तुम्हारी हालत क्या हुई? आज एक जना तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। एक खड़ा होता है वो जो है टुक टुक वाला, जिन्हें 10 साल चली जो लूट मचाई होगी, वो सरदार तुम्हारे साथ खड़ा है। एक तुम्हारा भाई बैठा, एक वो भगवान दास पकड़ के लाए तुम, जिससे ज़्यादा 1.5-2 महीने में तुमने कहानी बनाई होगी कि ऐसे ऐसे कहानी ट्रैप करके लानी है। भाई किसे समझ नहीं आ रही? क्यों नहीं तुम जो भगवानपुर कोलरिया के लोगों में जाके कूद गए? माल मिल रहा था ना, माल मिल रहा था ना। वो बिल्डर इनके कितने खासे कौन नहीं जानता। ये विधायक वहां कूद कूद के क्यों जा रहा था? तुम तो विपक्ष के, तुम तो सबसे पहले आना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि पूरी तरीके से, और मैं इसलिए ये मैंने बात कही कि मैं ये चीज़ें, इन्हें अकल नहीं आने वाली, और उसके अकल देने की भगवान करे कि इन्हें सद्बुद्धि भी ना आए, क्योंकि सद्बुद्धि आएगी तो वो राजनीतिक बातें कर लेंगे। तो काम तो मैं अपनी तरफ बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मेरे लिए तनाव हो सकता है। भाई कंपटीशन आएगा, राजनीतिक विषय आएंगे, राजनीतिक जनहित के मुद्दे आएंगे, कोई ऐसी बातें आएंगी, तो जनप्रतिनिधि को रहता ही है भाई। लेकिन जब तक ये इस तरीके की एक नौटंकी, एक झूठ, एक आडंबर करते रहेंगे उस दिन, तब तक मेरे लिए ज़्यादा ठीक है कि इसी जो है अमरूदों को दबा के और इस तरह की कूद बात करते रहे और दुनिया को बनाते रहे और सारी चीज़ें करते रहे। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात देखी मैंने। अब देखो नौटंकी के इंतहा, मैं तो याद आती हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मजे मजे में कर देता हूँ, मुद्दा तो उतना ही था। अभी कुछ दिन पहले जो बेचारे राम लोहिया मार्केट के थे, जब उनका 2 विस्थापन की उनके विकल्प आए, एक ट्रांजिट कैंप में दिया हमने शिवनगर के पास, वो खुद कहते विधायक जी ने दिया था, ऑन रिकॉर्ड है। फिर बाद में उन्होंने ही कहा कि हमें वेंडिंग जोन में दे दो। पहली चीज़, तुम्हारे टाइम में वेंडिंग जोन बना क्यों नहीं कभी? इसी विधायक के समय में क्यों बना? फिर उन्होंने कहा हमें वेंडिंग जोन में दे दो, और जब वेंडिंग जोन की घोषणा होगी कि वेंडिंग जोन में मिलने जा रहा, अब तो नहीं लगा मुद्दा खत्म। तो उसमें से अपने कुछ लोगों को लेके जाते, क्या कहते हैं, तुम ये मांग करो कि इस गांधी पार्क में यहीं खोखा पड़ना चाहिए। तो मैंने तो कहा भैया अगर पड़ता हो डलवा लो, मैं तो विस्थापन कर सकता हूँ। और पता नहीं क्या क्या मुद्दे उठाने लगे, बिजली का करंट आता है, उसका 8 फुट 10 फुट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सारे मुद्दे उठाए। इसलिए हम दुकानें नहीं लेंगे कि वो 8 फुट की दुकान है, हम नहीं लेंगे। उसकी हाइट छोटी है, हम नहीं लेंगे। ये करंट है, हम नहीं लेंगे। 3-4 लोगों लेंगे, कुछ लोग गए, और वही लोग इनके खिलाफ बोलते हुए अगले दिन वहाँ वेंडिंग जोन में जाते हैं, कहते हैं हमें वेंडिंग जोन ही चाहिए। वहीं दुकानें जैसे प्रस्ताव रखते हैं वो 8 के 10 फुट चौड़ी हो जाती हैं। वो प्रस्ताव रखते हैं, हाइट उसकी 8 के 10 फुट हो जाती है। सारी उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं और काम हो जाता और मुद्दा खत्म हो जाता। तो जिस भी मुद्दे को आप उठाने की कोशिश करते हो, भरमाने की कोशिश करते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाने, वो विधायक आगे ठीक कर देता है, विधायक आगे बढ़ा देता है। तो मैं तो ये कहूँगा ईश्वर से कि सद्बुद्धि आए तो अच्छा है, ना भी आए तो हमारा काम चलता रहेगा। ऐसे आप लोगों से मिलना जुलना होता रहेगा। कभी कभार कहावत है कि जब तक सच घर से निकलता है झूठ दुनिया घूम के आ जाते हैं। फिर आपने उन पे लगाया कि वो इस प्रकार की चीजें करते आए हो, करते रहेंगे। तो क्या आपने जैसे बताया कि उन्होंने पूरी तरह आपके ऊपर आरोप लगाया, टीम को आरोप लगाया कि साहब 3,000 के 2,000 के 3,000 की मांगी जा रही है। क्या कोई लीगल कोई डिसीजन ऐसा आपकी तरफ से उठाया जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार की नौटंकी या इस प्रकार के आरोप चीज ना लग सके आपके ऊपर? देखो कभी तो ऐसा राजनीति में जवाब देते रहेंगे आप डिफेंसिव मोड में, नहीं, हम अटैकिंग मोड में। भैया आप देख रहे हो, ये डिफेंसिव लगा आपको कहीं? भाई डिफेंसिव होता मैं सफाई दे रहा होता। मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ कि षड्यंत्र किया उस आदमी ने, भगवान दास उसका आदमी है, पूरा प्लान्ड है। कोई आपको लग रहा है, आपने जब घटना सुनी लगता है क्या
कि राशन लेना हो और राशन के डिपो पर ना जाए आदमी, और क्या रास्ते में उससे वो कह रहा है कि राशन मुझसे ले लो। अरे डिपो पे तो जा तुम। सर एक उन्होंने विषय और दिया कहा कि 11 और जल्दी उन्होंने 11 डंपरों का विषय। देखो मैं फिर ही कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि इससे पहले की जितनी घटनाएं हैं, किसी घटना में कोई तथ्य तर्क आया जो काल्पनिक चीजें, काल्पनिक बातें, ऐसी कौन सी चीज है जो उस समय थी आज नहीं है, या आज हो रही उस समय नहीं थी? कौन सी चीज है? देखो कारण क्या है कि उस व्यक्ति के पास ना तो अपनी कोई उपलब्धि बताने के लिए, जैसा बताया कि नकारा और निकम्मा, इससे बड़ा उत्तराखंड का जनप्रतिनिधि कभी हुआ नहीं जो 10 साल की भी अपनी एक उपलब्धि बताने की स्थिति में ना आई। ये जावेद कौन है जो नाम आ रहा है? ये भी इसकी भी जांच करते हैं। जिस तरीके ये तय बात माने, मुझे पूरी तरीके, एक बात बताओ, जिसका उस पर कंट्रोल नहीं, चेक फाइल गई, चेक तहसीलदार, और वो खुद कह रहा है कि मैं तहसील से चेक लेके आ रहा हूँ। चेक को आया, नाम उन्होंने घेरा, चेक 5,000 का चेक आया, ये भी क्लियर है, बता भी रहा है 5,000 का, तहसील से मिला भी। फिर क्या है? कुछ तो जानकारी थी ना जावेद के पास। नहीं देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो पूरा जो ट्रैप है ना आपस में, ये आपसी इनका जावेद के नाम 2 लोग मिलकर और खाते हैं 100% ये पूरा नेक्सस है। मैं आखिरकार जावेद और उनको बात करने की जरूरत क्या थी, मुझे समझ नहीं आ रही। और वो आदमी जो इतना कॉन्फिडेंट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस कर रहा, उसे इतनी समझ में नहीं आ रही कि मुझे 2,000-3,000 की किसी से बात करनी नहीं करनी, वो तो यहीं आ जाए। उससे पूछा जाना चाहिए भाई तुमने कभी विधायक जी का संपर्क किया क्या? वहां से उन्होंने कहा कि जावेद से चेक लो। तुमने तहसील में संपर्क किया क्या? उन्होंने मुझे नहीं जानकारी, मुझे नहीं लगता तहसील में भी करते, इसीलिए तो मैं षड्यंत्र कह रहा हूँ भाई, ना वो यहाँ है ना वहाँ। भाई अगर इनसे एक पहली चीज ये विधायक जी के आते, विधायक जी का कहते हैं कि तुम जावेद से लो, समझ में आती, एक अटेम्प्ट होना चाहिए था। ये तहसील जाते, तहसील का कर्मचारी कहता जावेद से लो, तब दलाली शुरू होती ना तो वो खुद कह रहे हैं मैं ना तहसील गया हूँ ना विधायक जी क्या हूँ। विधायक गया था, काफी देर बैठा नहीं चेक तो यहाँ किस दिन, जिस दिन चेक बट रहे थे, मतलब ही नहीं, जिस दिन चेक आया है उस दिन यहाँ चेक जितने बटने थे चेक बटे। उसके बाद ये तय बात मानो कि जहाँ से जो चेक बटने थे बट गए, बाकी तहसील से मिलने थे। जिस दिन आपके चेक बटे उस दिन उसका नाम था उसमें, उस दिन अगर लाज होता तो मिलता उसे। देखो होता क्या है कि उसमें जैसे कहते हैं लॉट में चेक आते हैं, लॉट में आने के बाद जैसे मान लो आज 50 चेक आए तो 50 बट गए, अब अगली लॉट जब आएगी तो अगली मिल जाएगी। अब वो ये लॉट जो है, ये भी हो सकता है चेक बना रहे हो तहसील वाले, क्योंकि तहसील में कुछ चेक वहाँ से हार्ड कॉपी नहीं आती, तहसील में चेक ट्रेजरी में ट्रांसफर होकर आते, तो तहसील चेक बनाता है। तो उस दिन जितने उन्होंने चेक बना लिए होंगे यहाँ से बांट दिए, बाकी चेक बना के अगले लॉट में हफ्ते 10 दिन में लाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे या वहाँ से भी बढ़ जाएंगे। इसमें ये सर ना कि जो चेक का अमाउंट है वो जावेद कैसे पता चलता है? अगर तहसील से मिलता है तो जो अमाउंट, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो षड्यंत्र है भाई। आखिरकार एक बात बताओ, उसे पता है, पता कैसे है? उसे पता है, वो उससे बात कर रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है, ये चल क्या रहा है? मसला तो यही है ना भाई। तुम डिस्क्लोज कैसे हो? भाई तुम अमाउंट डिस्क्लोज होना भाई वो अलग चीज़ है, सबसे बड़ी अमाउंट तो तहसील से पता लग जाएगा कितना सेंक्शन हो गया। वो तो भगवान दास को बड़ी बात क्या है, वो तो भगवान दास को पता ही है ना भगवान दास नहीं, पहुंच जावेद ये कोई पता इतना बड़ा वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब उसे पता लगा कि मेरा 5,000 का चेक है, तो आखिरकार वो जावेद से परसू क्यों कर रहा भाई? आखिरकार वो जहां करना चाहिए वहां क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब क्या है? वो जो आपके बाद और भैया की बात मैंने और सुनी, वो 2,000 रुपये देने को तैयार भी हो गए। वो कह रहा मेरा लाखों का खर्चा 5,000 रुपये आए। फिर पहली बात तो फोकस होता तो 50,000 लाख रुपए लेके आता। नहीं वो दोबारा मैं 2 दे देता हूँ, बाद में 3 में मान गया, वो 3 मांग रहा 2 दे रहा है, तो ये भी आश्चर्य है भाई। तू इतने आपने अभी मिल के आ रहे उससे थोड़ी देर पहले अधिकतर लोग, तो लग रहा है इस बुद्धि का आदमी कि 5,000 रुपये 2,000 देने को तैयार भी तू, और रिकॉर्ड कर रहा उसे। क्या नीयत समझ में आ रही है? ये पूरी तरीके से मुझे लगता है जिस दिन से फाइल लगाई गई इसी षड्यंत्र के तहत लगाई गई, और वो उनके पास जाके को बैठा विधायक से आके शिकायत करता ना। ये भी सोचने की बात, आज की तारीख में इस तरीके की शिकायत
पूरे मामले में विधायक जी या तो वो सरकारी अधिकारी से शिकायत करेगा आदमी, वो विपक्ष के इस नेता के पास एक न्यूट्रल आदमी कैसे पहुंचाएगा? पहले तो चेक लेगा ना, कोशिश करेगा, और चेक लेने की कोशिश वो कहीं ना कहीं शासन से करेगा, प्रशासन से करेगा या विधायक से करेगा। ये इनका चैनल का, इनका नेटवर्क कहाँ से चल रहा, ये कहाँ से घूम रहे हैं लोग, ये 2-3 लोग। आखिरकार वो उसे गोदी में उठा के घूम कैसे रहे, और वो रिकॉर्डिंग उनके पास पहुंच कैसे रही? रिकॉर्डिंग होते समय ये सब बैठ रहे हैं एक साथ 100%, बिल्कुल शानदार, बैठो आज ये करो, आज ये करो, आज ये करो, ये चल रहा है। विधायक जी, जो आपने लिस्ट जारी की उसमें क्या जावेद का नाम भी था उस लिस्ट में? नहीं, जावेद का नाम, जबकि जावेद मुझसे खुद वो अपने आप खुद कह रहा है कि मैं खुद पीड़ित हूँ, उसमें मेरा भी चेक आना है 5,000 रुपये का, मेरा चेक 20,000 का दिया, ऐसी बात रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग में ही बोल रहा है कि मेरा चेक भी आना। रिकॉर्डिंग मुझे नहीं पता, मेरे पास जावेद की कोई फाइल, मेरी जानकारी मेरे पास नहीं हुई। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जावेद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद 20,000 की बात भी कर रहा, क्योंकि 5,000 का आया है। अब उस चीज़ की क्वांटम कैसे बढ़ाओगे, फील कैसे दोगे? तो दोनों जन के फिर 20,000 की बात भी करनी शुरू कर दे रहे जावेद को भाजपा कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। साबित कर देना हमारा कहीं। कोई हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। जावेद मैं आखिरकार भाजपा कार्यकर्ता हूँ। और दूसरी चीज मेरा कहना है, आखिरकार इसके सबसे बड़ा क्रक्स एक ही है कि फाइल में 1.5 से 2 महीने लगते हैं। क्या इन्होंने विधायक का संपर्क किया, क्या तहसील में संपर्क किया, और जब पता लग गया, चेक आ गया और ये न्यूट्रल आदमी है, तो सीधा के बात करे ना कैसे। अगर पीड़ित है तो बात नहीं करेगा, पुलिस के पास ही चला जाता। मेरा कहना है, और नहीं तो पुलिस के पास जाएगा। इस मामले में क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कुछ आगे कदम उठाएंगे? मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, इसकी जांच कराई जाएगी, और जांच कराने के बाद ये दूध का दूध पानी भी होगा। दूसरा, नजर आ रही चीज, खुली किताब नजर आ रही, और आखिरकार इसमें जिस तरीके से उन्होंने इस सारे प्रकरण को जोड़ने को, इतनी सी भी है गुंजाइश, इतनी सी गुंजाइश भी है। फाइल खोलने वाले हैं, फाइल खोलने वाले हैं, फाइल बोलने वाले का फाइल अभी एक साइड में दबा रखा है, अमरूद के जल्दी। अच्छा, एक साइड अमरूद, दूसरी साइड एक फाइल खोल। देखो मैंने कहा ये रोज आते रहेंगे, रोज चीज़ें आएंगी, रोज। क्योंकि है क्या कि जैसे एक नैरेटिव चलाने की हम राजनीति में देख रहे हैं बहुत दिनों से कि एक राजनीति में नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, और ये वैसे ही एक ऐसा नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की जाती है। ये राजनीति में इस तरीके के लोग जिनके पास कोई अपने बोलने के लिए नहीं है, अपनी उपलब्धियां बताने के लिए नहीं, राजनीतिक मुद्दे नहीं है, वो ऐसा करते हैं, और उसमें निकलता कुछ नहीं, निकलता कुछ नहीं। जैसे वो राफेल आया तो कहते हैं राफेल के कमीशन खा गए, फिर अडानी आया, अडानी के, वो एक नैरेटिव पैदा करना है ना, एक फेक भी, रोज कुछ ना कुछ बोलो ना। तो वही राजनीति जो मॉडल हम वहाँ देख रहे हैं, उस मॉडल को यहाँ ऑप्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूँकि छोटी विधानसभा है, यहाँ लोग कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वो शिव अरोड़ा को भी जानते हैं। भाई आखिर इतने आरोप का एक आदमी आज तक क्यों नहीं आज आके कहे कि शिव अरोड़ा ने मेरे साथ ये किया? ये सारी काल्पनिक चीज़ें क्यों आ जाती? और इस बार आदमी पैदा करने की कोशिश की गई इन्होंने, जो भी ट्रैप हो गया, कोई उसमें कहीं विधायक या कहीं सरकारी अधिकारी कोई आ ही नहीं पा रहा। आखिरकार कल होता है, परसों होता है, जब भी होती है रिकॉर्डिंग होती है, चलती है, और अगले दिन के पास बैठा होता उस दिन से ही। आप ये कह रहे हैं ना जांच शुरू होगी, जांच तो तभी शुरू होगी जब कोई शिकायत हो। तो कभी कोई शिकायत उनके खिलाफ कोई लिखित, मैं तो कह रहा हूँ शिकायत वो करते हैं, मेरे पास करते हैं, और बहुत करेंगे, शिकायत करनी चाहिए ना, थाने में जाकर भगवान दास रिपोर्ट लिखाए, कमजोर थी, बहुत कमजोर, और ये सारी स्क्रिप्ट कमजोर है। भाई आखिरकार ये कभी, अब मैं नाम लेना क्या, जितने मुद्दे गिनते हैं, किसी मुद्दे में आज तक कोई कॉन्क्रीट चीज आई है? आखिर कहीं आग होती है तो धुआं भी तो आता है, हल्का फुल्का कहीं आता है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये फिर आएंगे, कई सारे काल्पनिक चीज़ें आएंगी, और मजे का इनके गले पड़ जाती हैं, उसी में गिर जाती है, ये इनकी प्रवृत्ति आती रही।